चेक बाउंस होना सुनने में तो एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर यही छोटी सी बात एक इतनी बड़ी कानूनी पहेली बन जाए कि पूरे सिस्टम को ही बदलना पड़ जाए। आज हम एक ऐसे ही कमाल के केस को समझने वाले हैं जिसने हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव किया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए। पहले एक बाउंस चेक और उससे जुड़े एक सौदे की कहानी सुनेंगे। फिर जानेंगे कि जब वो समझौता टूट जाता है तो क्या होता है। इसके बाद कोर्ट के सामने जो 5 बड़े सवाल आए उन पर बात करेंगे। फिर समझेंगे कि कोर्ट ने मीडिएशन मतलब मध्यस्थता के लिए क्या नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। और सबसे जरूरी, इस समझौते को बाइंडिंग मतलब पक्का कैसे बनाया जाए ये भी देखेंगे। और आखिर में इससे हमारे न्याय सिस्टम को क्या बड़ा अपग्रेड मिला इस पर भी बात होगी। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये मामला है दयावती वर्सेस योगेश कुमार गोसाई का। अब देखने में तो ये बिल्कुल एक सीधा साधा बिजनेस डिस्प्यूट लगता है, एक आम सा लेन देन का झगड़ा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये मामला कहीं ज्यादा गहरा था। तो देखिए हुआ क्या था। मामला बिल्कुल टिपिकल था। एक बिजनेस डेट था, कर्ज चुकाने के लिए चेक दिए गए और वो चेक जैसा कि अक्सर होता है बाउंस हो गए। इसके बाद मामला पहुंचा कोर्ट। सेक्शन 138 के तहत क्रिमिनल केस बन गया। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा चल रहा था। लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। दोनों पार्टियों ने सोचा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से अच्छा है कि मीडिएशन से मतलब आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक समझौता भी हो गया। सबको लगा चलो भाई मामला खत्म। और समझौता भी कोई छोटी मोटी रकम का नहीं था। बात थी पूरे 55,54,600 रुपए की। तो जाहिर है जब ये डील हुई तो दोनों पार्टियों ने राहत की सांस ली होगी। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये एक लंबी थका देने वाली कानूनी लड़ाई से बचने का एक रास्ता था। एक मौका था सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ने का। पर क्या हो जब वो सल्यूशन जिसे हर प्रॉब्लम का अंत माना जा रहा था खुद ही एक नई और शायद पहले से भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। बस यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि समझौते की पहली ही किश्त पूरी नहीं दी गई। देने थे 11 लाख रुपए, लेकिन दिए गए सिर्फ 5 लाख। बाकी 6 लाख का कोई अता पता नहीं, कोई वजह नहीं बताई गई। अब जब वादा पहली बार में टूट गया तो मजिस्ट्रेट साहब के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। उन्हें ये कहना ही पड़ा कि मीडिएशन फेल हो गया है। और यहीं पर हमें चेक बाउंस के मामलों का असली नेचर समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये मामले असल में आपराधिक मामलों के वेश में दीवानी मामले हैं। मतलब है तो ये क्रिमिनल केस, पर इनका दिल सिविल है। असल मकसद सजा दिलवाना नहीं बल्कि अपना पैसा वापस लेना है। और यही चीज इन्हें बाकी क्रिमिनल केसेस से एकदम अलग बना देती है। तो अब सोचिए कोर्ट की हालत एक लीगल डेडलॉक बन गया था। एक अजीब सी स्थिति। एक तरफ शिकायत करने वाले कह रहे थे कि भाई समझौता हुआ है, इसे लागू करो। दूसरी तरफ आरोपी पार्टी का कहना था कि अरे ये तो बस एक प्राइवेट एग्रीमेंट था, ये बाइंडिंग थोड़ी है, मतलब कानूनी तौर पर मानना जरूरी नहीं है। और कोर्ट बीच में फंस गई थी। कोई साफ रास्ता, कोई क्लियर प्रोसीजर था ही नहीं कि अब करना क्या है। जब रास्ता ना दिखे तो किसी अनुभवी से पूछना पड़ता है। तो मजिस्ट्रेट ने भी यही किया। उन्होंने इस पूरी कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए मामला हाईकोर्ट को रेफर कर दिया। और हाईकोर्ट से उन्होंने पूछे 5 सवाल। और ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये वो सवाल थे जिन पर न सिर्फ इस केस का बल्कि इसके जैसे हजारों और मामलों का भविष्य टिका। पहला सवाल और सबसे फंडामेंटल सवाल, क्या चेक बाउंस जैसे क्रिमिनल केस को मीडिएशन के लिए भेजना लीगल भी है? मतलब क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं? ये सवाल तो पूरी प्रक्रिया की जड़ पर ही था। ठीक है, मान लिया कि मीडिएशन लीगल है, तो दूसरा सवाल ये था कि इसके नियम क्या होंगे। क्या हम सिविल केसेस में जो मीडिएशन के रूल्स हैं उन्हीं को यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ एक लीगल वैक्यूम है, एक खाली जगह है जिसके लिए हमें बिल्कुल नए नियम बनाने पड़ेंगे। तीसरा सवाल था प्योर प्रैक्टिकल। अच्छा जी, समझौता हो गया, दोनों पार्टियों ने साइन कर दिया। अब कोर्ट क्या करे? क्या केस को उसी दिन केस क्लोज्ड कहकर बंद कर दे, या फिर तब तक इंतजार करे जब तक समझौते के हिसाब से सारा पेमेंट नहीं हो जाता? लगता छोटा सवाल है, पर इसका असर बहुत बड़ा था। और अब आता है चौथा सवाल, जो इस पूरे मामले का अ सॉर्ट ऑफ हार्ट था। अगर समझौता टूट जाए जैसा कि इस केस में हुआ, तो फिर क्या? क्या कोर्ट को वापस ट्रायल शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल वहीं से जहां छोड़ा था? या क्या कोर्ट उस समझौते को जबरदस्ती लागू करवा सकती है? और 5वां और आखिरी सवाल,
अगर समझौता लागू हो सकता है तो कैसे? इसका तरीका क्या होगा? क्या ये समझौता एक सिविल डिक्री की तरह माना जाएगा? मतलब मैजिस्ट्रेट को एक क्लियर मैकेनिज्म चाहिए था, एक पक्का तरीका, जिससे ये समझौते सिर्फ कागज का एक टुकड़ा ना रह जाए। तो ये थे 5 बड़े सवाल, और हाईकोर्ट ने इनके जवाब में जो रास्ता निकाला वो सच में बहुत ही एलिगेंट था। कोर्ट ने कोई नया पहिया नहीं बनाया, दे डिडंट रीइन्वेंट द व्हील। उन्होंने सिविल कानून के एक बहुत पुराने वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल में इसका जवाब ढूंढ लिया। देखिए, सिविल कानून में एक नियम है, ऑर्डर 23 रूल 3। ये सालों से इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या कहता है कि अगर 2 पार्टियां कोर्ट के बाहर कोई समझौता करती हैं तो वो उसे कोर्ट में पेश कर सकती हैं। कोर्ट उसे वेरीफाई करके एक बाइंडिंग डिक्री, मतलब एक पक्का आदेश पास कर देती है। तो हाई कोर्ट ने कहा, हम यही वाला आइडिया क्यों ना सेक्शन 138 के मामलों में भी अपना लें। मतलब सिविल कानून का एक टूल उठाकर क्रिमिनल केस में फिट कर दो। ये एक ब्रिलियंट सोल्यूशन था जो कानून की 2 अलग अलग ब्रांचेस को जोड़ रहा था। और इसी ब्रिलियंट आइडिया से जन्म हुआ एक बिल्कुल क्लियर 4 कदमों वाली प्रोसेस का। एक ऐसा प्रोसेस जिसे फॉलो करके कोई भी कोर्ट एक मीडिएशन सेटलमेंट को पक्का, मतलब लीगली बाइंडिंग बना सकती है। चलिए देखते हैं ये 4 कदम क्या हैं। ये प्रोसेस एक नॉर्मल अग्रीमेंट पर कोर्ट की सील ऑफ अप्रूवल लगा देती है, एक पक्की मोहर। देखिए कैसे। स्टेप 1, दोनों पार्टियां अपना साइंड अग्रीमेंट कोर्ट में जमा करती हैं। स्टेप 2, जज साहब उस डील को अच्छे से चेक करते हैं कि ये कानूनी तौर पर सही है या नहीं, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई। स्टेप 3, इसके बाद दोनों पार्टियां जज के सामने शपथ लेकर कहती हैं कि हाँ, हम इन शर्तों से सहमत हैं और हम इन्हें मानेंगे। और फाइनली स्टेप 4, कोर्ट एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करता है जिसमें उस समझौते की शर्तें शामिल होती हैं। और बस, वो प्राइवेट एग्रीमेंट अब एक एनफोर्सेबल कोर्ट ऑर्डर बन गया। यही है वो अदालत की मोहर जो इसे असली पावर देती है। तो अब सवाल उठता है कि इस सबका मतलब क्या है, इसका असर क्या हुआ? ये सिर्फ वकीलों और जजों के लिए एक टेक्निकल बदलाव नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था में एक बहुत जरूरी अपग्रेड लेकर आया। तो इस पूरे जजमेंट से हमें क्या मिला? पहली बात, अब ये ऑफिशियली तय हो गया है कि चेक बाउंस केस में मीडिएशन एक वैलिड रास्ता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ एक प्राइवेट सेटलमेंट काफी नहीं है, उसे कोर्ट से अप्रूव करवाना होगा, तभी वो बाइंडिंग होगा। इसका फायदा क्या है? अब आरोपी सिर्फ केस को डिले करने के लिए, टालने के लिए मीडिएशन का बहाना नहीं बना सकता। इसने कोर्ट, शिकायतकर्ता और आरोपी तीनों के लिए एक क्लियर और रिलायबल प्रोसीजर बना दिया है। बेसिकली ये सिस्टम अब जेन्युइन सेटलमेंट्स को बढ़ावा देता है और प्रोसेस के मिसयूज को रोकता है। तो आखिर में ये केस हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि कभी-कभी बेहतरीन सॉल्यूशन कुछ नया बनाने में नहीं, बल्कि मौजूदा चीजों को नए तरीके से जोड़ने में होता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, अगर एक क्रिमिनल कोर्ट एक समझौते को लागू करने के लिए सिविल प्रक्रिया अपना सकती है, तो सोचिए कानून के और कौन-कौन से एरियाज हैं जहां इस तरह की क्रिएटिव थिंकिंग, इस तरह का ब्लेंडिंग हमारी न्याय व्यवस्था को और तेज और असरदार बना सकता है।